हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ योगिता शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस कवर करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो SRA है वो मतलब क्यों बनाया, जो SRA है वो क्यों बनाया गया, जबकि हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जर्नल रिलीफ दिया गया था। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हमारे पास अब दो तरीके के रिलीफ हैं। पहला जनरल रिलीफ जो सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया गया है। दूसरा स्पेसिफिक रिलीफ जो SRA में हमें बताए गए हैं। जो जर्नल रिलीफ है वो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73 में हो गया, लेकिन अगर किसी भी पार्टी को अगर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अगर एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराना है, स्पेसिफिकली परफॉर्म कराना है, तो फिर वो SRA में जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसे जर्नल रिलीफ चाहिए तो वो सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जा सकता है। और अगर वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएगा तो उसे 6 प्रकार के रिलीफ बताए गए हैं SRA में। पहला हो गया रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे फिर वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और इसके प्रोविज़न हमें सेक्शन 5 to 8 बताए गए हैं। दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेक्शन 9 से 25, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है। Section 9 to 25 is very important for our examination. Third one is ratification. Ratification के provision Section 26 में हो गया। और fourth one is rescission. तो rescission हमें 27 से लेकर 30 तक बताया गया है। Fifth one is cancellation. Cancellation के provision स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सेक्शन 31 से 33 तक दिए गए हैं। और 6th वन आ गया, द लास्ट वन इज़ डेक्लेरेशन। तो डेक्लेरेशन के प्रोविज़न सेक्शन 34 to 35 बताए गए हैं। डेक्लेरेशन यानी डिक्लेरेटरी डेक्लेरेशन, तो ये सेक्शन 34 से 35 तक बताए गए हैं। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी हमें ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने टाइप्स के स्पेसिफिक रिलीफ बताए गए हैं। तो हमें क्या आंसर देना है, 6 प्रकार के बताए गए हैं। और उन 6 का आपको मतलब नाम याद होना चाहिए कि कौन कौन से हैं। पहला रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, थर्ड वन इज़ रेटिफिकेशन, फोर्थ वन इज़ रेसिशन, फिफ्थ वन इज़ कैंसिलेशन एंड सिक्स वन इज़ डिक्लेरेशन। ये क्या है, स्पेसिफिक रिलीफ। जर्नल रिलीफ हमें कहाँ दिया है, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अभी मतलब ये जो रिलीफ है वो स्पेसिफिक रिलीफ हो गए, और जर्नल रिलीफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डील करता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 14। सेक्शन 14 जो SRA का है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मोस्ट प्रोविज़न है फॉर जुडिशरी एग्जामिनेशन, क्योंकि जहाँ जहाँ SRA सिलेबस में है जुडिशरी के, तो वहाँ प्रिलिमिनरी में तो आपको मतलब हर बार देखने को मिलेगा सेक्शन 14 से एक ना एक क्वेश्चन तो SRA से होता ही है। अब सेक्शन 14 हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 14 हमें ये बताता है कि ऐसी संविधाएं जिनका मतलब जिनका विशिष्ट अनुपालन नहीं करवाया जा सकता, जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं है, ऐसी संविधाएं कौन सी होंगी, ये हमें सेक्शन 14 ऑफ SRA में बताई गई हैं। तो ऐसी कौन सी संविधाएं होंगी, पहली होगी सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस यानी सेक्शन 20 ऑफ SRA। सेक्शन 20 ऑफ SRA का क्या मतलब हुआ, यहाँ सेक्शन 20 ऑफ SRA में सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के बारे में प्रावधान है। और सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस जो वर्ड है वो 2018 के अमेंडमेंट के बाद वहाँ जोड़ा गया। और सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं उन थर्ड पार्टी के द्वारा या एजेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करा लिया जाता है, वो हो गई सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया तो फिर उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं, वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं हो सकता। दूसरा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टिन्यूइंग नेचर का है, उसकी विशिष्ट अनुपालना नहीं कराई जा सकती।
थर्ड वन इज़ पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल्स पर बेस्ड है वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं होते। फोर्थ वन इज़ डिटर्मिनेबल नेचर कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो डिटर्मिनेबल नेचर के होते हैं वो भी स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं होते। तो सेक्शन 14 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें बताता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं होते। और ऐसे कौन से, ऐसे 4 हमें इस सेक्शन में बताए गए हैं। पहला, सेक्शन 20 के तहत अगर किसी ने सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले ली। दूसरा, जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्टिन्यूइंग नेचर के हैं या कॉन्टिन्यूइंग सुपरविजन के हैं। थर्ड वन इज़ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पर्सनल स्किल पे बेस्ड है। एंड द फोर्थ वन इज़ जो डिटर्मिनेबल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं होते। और एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया जाएगा कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इन्हें स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। तो आपको ये चारों पॉइंट्स उस टाइम आपने ध्यान में रखने हैं कि ये चारों पॉइंट्स हैं जिन्हें स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। अब आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। जो SRA है उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब हम SRA का प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो हमें वहाँ उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। ये है इसका ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी भी एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हमें वहाँ उसका ऑब्जेक्टिव मिलता है। ऐसे ही जब हम SRA का प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हमें वहाँ इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव मिलता है। और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट क्यों बनाया गया। ये एक्ट बनाया गया टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ। ऐसे लॉ जो कि सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ से डील करते हैं, उन लॉ को डिफाइन करना या उन लॉ को अमेंड करना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज़। जो SRA है वो कैसा एक्ट है। A, रेमिडियल लॉ। B, सेफगार्डिंग लॉ। थर्ड, लॉ टू एनफोर्स पर्सनल सिविल राइट। या D, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा D, ऑल ऑफ दीज। जो SRA है वो रेमिडियल लॉ भी है, वो सेफगार्डिंग लॉ भी है, और वो एक ऐसा लॉ भी है जो पर्सनल सिविल राइट्स को एनफोर्स करवाता है। इसीलिए इसका आंसर हो गया D, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन द एक्ट। SRA में कितने सेक्शंस हैं एंड कितने चैप्टर्स हैं। A, 6 चैप्टर एंड 43 सेक्शन। B, 8 चैप्टर एंड 44 सेक्शन। B, 5 चैप्टर एंड 42 सेक्शन। या D, 8 चैप्टर एंड 42 सेक्शन। तो इसका सही आंसर हो गया B, 8 चैप्टर एंड 44 सेक्शन आर देयर इन द SRA। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट इज़। अब सेक्शन 6, मैंने जब आपको ये अभी शुरुआत में बताया था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ हैं वो 6 प्रकार के हैं। और उनमें से जो पहला रिलीफ था वो था रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी की रिकवरी, और वो प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। और इसके प्रावधान हमें सेक्शन 5 से लेकर 8 तक बताए गए थे। तो जो सेक्शन 5 और 6 हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं, और जबकि सेक्शन 7 और 8 जो हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। और जो सेक्शन 5 है वो CPC से गवर्न होता है, और जो सेक्शन 6 है वो SRA से गवर्न होता है। इसीलिए जो सेक्शन 6 में कोई ऑर्डर या डिक्री पास की गई है कोर्ट के द्वारा, तो वो उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, क्या वो डिक्री और ऑर्डर अपीलेबल होता है, या B, रेफरेंसेबल होता है, या C, रिव्यूएबल होता है, या D, ना ही वो अपीलेबल होगा ना ही वो रिव्यूएबल होगा। तो इसका सही आंसर हो गया D। सेक्शन 6 में जो ऑर्डर और डिक्री पास की जाती है कोर्ट के द्वारा, ना तो वो अपीलेबल होती है और ना ही वो रिव्यूएबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट।
जो सेक्शन 6 है एसआरए का, उसका क्या ऑब्जेक्ट है? पहला तो यही कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, ये तो मैंने आपको अभी बताया। अभी इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, टू प्रोहिबिट एनी पर्सन टू डिस्पोजेस अ पर्सन विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, तो पहले हम इन सारे में देख लेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कही गई है। तो एक ऑप्शन तो हो गया कि ऐसे पर्सन को प्रोहिबिट करना जो एक पर्सन को डिस्पोजेस कर रहा है, बेकब्जा कर रहा है बिना उसकी कंसेंट से, उसकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिना उसकी कंसेंट से उसे डिस्पोजेस कर रहा है, ऐसे पर्सन को रोकना। दूसरा ऑप्शन, टू प्रोहिबिट फोर्सिबल डिस्पोजिशन ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अगर फोर्सिबली डिस्पोजिट किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी से, उसको रोकना। तीसरा, रिकवरी एंड सेफगार्ड द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन की रिकवरी और सेफगार्ड करना इसका ऑब्जेक्ट है। तो इन तीनों में से क्या इसका ऑब्जेक्ट है? तो इसका सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही सेक्शन 6 के ऑब्जेक्ट हैं। क्या ऑब्जेक्ट हैं? ऐसे पर्सन को रोकना जो सामने वाले की कंसेंट के बिना उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी से उसे डिस्पोजेस कर रहा है, या ऐसे पर्सन्स को रोकना जो फोर्सिबली डिस्पोजेस कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी और सेफगार्डिंग इसका ऑब्जेक्टिव है सेक्शन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, specific performance of a contract when the act agreed to be done in the performance wholly or partly of the trust। जब हम सेक्शन 12 पढ़ते हैं एसआरए का, तो हमें पार्टली परफॉर्मेंस के बारे में वहाँ पता चलता है। तो इस क्वेश्चन में भी ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन 12 से ही लिया गया है। क्या है ये क्वेश्चन? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द एक्ट अग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ अ ट्रस्ट। ए, शैल बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट, shall be enforced by the court, B, may be enforced by the court, C, discretion of the court, या D, no relief may be granted। तो इसका आंसर हो गया A, shall be enforced by the court। ये जो शैल वर्ड है सेक्शन 12 में, जो शैल वर्ड लगा हुआ है, ये 2018 के अमेंडमेंट के बाद से यहाँ जोड़ा गया। अभी जो सेक्शन 12 का प्रोविज़न हो गया वो मैंडेटरी हो गया 2018 के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rights of the purchaser or lessee against the person with no title or imperfect title have been given in। एसआरए में ऐसे परचेजर के या ऐसे लेसी के राइट्स कहाँ दिए गए हैं? तो ए सेक्शन 12, बी सेक्शन 13, बी सेक्शन 14, या डी सेक्शन 10। तो इसका सही आंसर हो गया बी, सेक्शन 13 में परचेजर और लेसी के राइट्स दिए गए हैं। कैसे पर्सन के अगेंस्ट? ऐसे पर्सन के अगेंस्ट या तो जिसके पास टाइटल ही नहीं है, और अगर टाइटल है तो वो एक इम्परफेक्ट टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेक्शन 34। अभी शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग कर रहे थे इस एक्ट की, तो हमने वहाँ 6 स्पेसिफिक रिलीफ पढ़े थे। उनमें से जो लास्ट वाला था वो था डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के प्रोविज़न क्या थे? सेक्शन 34 एंड 35। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही पूछ रहा है कि जो सेक्शन 34 है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? ए, शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बी, शूट्स फॉर डिक्लेरेशन, सी, शूट्स फॉर इंजंक्शन, या डी, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो गया बी, शूट्स फॉर डिक्लेरेशन। जो सेक्शन 34 है ये डिक्लेरेटरी डिग्री के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेटरी डिग्री यानी सेक्शन 34 बाइंड्स ए पार्टीज टू द शूट, बी, पर्सन क्लेमिंग थ्रू द पार्टीज, सी, ट्रस्टी, या ऑल ऑफ दीज। जो डिक्लेरेटरी डिग्री होती है वो बाइंड करती है किन को? शूट्स की पार्टी को, बी, ऐसी पार्टीज़ को जो ऐसे पर्सन को जो पार्टीज़ के थ्रू क्लेम कर रहे हैं, या सी, ट्रस्टीज़ को, या डी, इन सभी को। तो इसका सही आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी को डिक्लेरेटरी डिग्री बाइंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव रिलीफ में बी ग्रांटेड बाय द कम्पिटेंट कोर्ट बाय इश्यूइंग अ। जो कम्पिटेंट कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट करता है वो क्या इश्यू करके करता है? ए, टेम्परेरी इंजंक्शन इशू करके,
बी परपेचुअल इंजंक्शन इशू करके, या सी बोथ ए एंड बी, या डी ओनली परपेचुअल इंजंक्शन। तो इसका सही आंसर हो गया सी बोथ ए एंड बी। टेम्परेरी एंड परपेचुअल इंजंक्शन ग्रांट करके कंपीटेंट कोर्ट प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन गिवन अंडर ए सेक्शन 36, बी सेक्शन 37, सी सेक्शन 38, या डी सेक्शन 39। तो इसका सही आंसर हो गया सी सेक्शन 38 में परपेचुअल इंजंक्शन के बारे में बताया गया है। और जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो एसआरए के प्रोविज़न से गवर्न होते हैं, और जबकि टीआई जो है दैट इज़ टेम्परेरी इंजंक्शन वो सीपीसी से गवर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडेटरी इंजंक्शन, एसआरए में मैंडेटरी इंजंक्शन कहाँ बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो गया बी सेक्शन 39 में मैंडेटरी इंजंक्शन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, ए टू restrain any person from prosecuting a judicial proceeding, b to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court, c to restrain any person from applying to any legislative body, या डी all of these। तो इसका सही आंसर हो गया डी all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which section provision regarding substituted performance of contract has been made? substituted performance यानी सेक्शन 20। तो इसका सही आंसर हो गया सी सेक्शन 20। और सेक्शन 20 सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सब्स्टिट्यूटेडली परफॉर्मिंग करा लिए गए हैं तो वो क्या नहीं होंगे, स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं होंगे। ये कहाँ बताता है? सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 रीड विद सेक्शन 20 ऑफ SRA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज notice to the party who broke the contract shall be A 30 days, B 1 month, C 45 days, या D 15 days। तो उसका सही आंसर हो गया A 30 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन रिगार्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में प्रोविज़न बताए गए हैं वो हमें कहाँ बताए गए हैं? A सेक्शन 20A, B सेक्शन 20B, C सेक्शन 21, या D सेक्शन 21A। तो इसका सही आंसर हो गया A सेक्शन 21A में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी डज नॉट कम अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? A कम्युनिकेशन, B वाटर एंड सैनिटरी, C ट्रांसपोर्ट, या D साउंड एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, या E ऑल ऑफ दिस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या शामिल नहीं है? विच कैटेगरी डज नॉट कम अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? तो ये D ऑल ऑफ दिस। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या शामिल है? यहाँ नॉट नहीं आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या शामिल है? तो कम्युनिकेशन भी शामिल है, वाटर एंड सैनिटरी भी शामिल है, ट्रांसपोर्ट भी, और साउंड एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? तो जब हम SRA का शेड्यूल पढ़ते हैं, शेड्यूल 1 पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्ट बताई गई है और उस लिस्ट में 5 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला ट्रांसपोर्ट, दूसरा एनर्जी, थर्ड वाटर एंड सैनिटेशन, फोर्थ कम्युनिकेशन, एंड फिफ्थ सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि SRA में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की लिस्ट है वो कहाँ बताई गई? तो वो शेड्यूल 1 में बताई गई है। और उसमें क्या क्या आता है? तो उसमें 5 चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with whose consultation the state government will designate court to try a suit?
ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट या डी चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसके कंसल्टेशन के साथ कोर्ट को डिजिग्नेट करेगी कि वो इन ऐसे केसों को सुन सके। तो इसका सही आंसर हो गया ए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करके वो कोर्ट को डिजिग्नेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच पीरियड कोर्ट कोड एक्सटेंड द पीरियड फॉर अर्ली डिस्पोज्ड ऑफ शूट। कितने दिनों के भीतर शूट को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ए 6 मंथ, बी 3 मंथ, सी 12 मंथ या डी 1 मंथ। इसका सही आंसर हो गया सी 12 मंथ। अगर कोर्ट चाहे तो फर्दर इसमें 6 मंथ और ऐड कर सकती है तो टोटल 18 मंथ हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में फर्दर इंक्रीजमेंट बोले तो वहाँ 6 मंथ ऐड होगा, अदरवाइज 12 मंथ में कोर्ट शुड डिस्पोज ऑफ द केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट रेमेडी ऑफ रेटिफिकेशन गिवन। अभी जब हम शुरुआत में पढ़ रहे थे तभी मैंने आपको बताया था कि जो रेटिफिकेशन है वो एक तरीका स्पेसिफिक रिलीफ है, और वो कौन से सेक्शन में बताया गया है। ए सेक्शन 27, बी सेक्शन 28, सी सेक्शन 26 या डी सेक्शन 30। तो जो रेमेडी है रेटिफिकेशन की वो हमें सेक्शन 26 में बताई गई है। सेक्शन 26 में बताई गई है। सेक्शन 26 में क्या, रेटिफिकेशन की रेमेडी हमें बताई गई है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आगे के एक्ट के MCQs और उनके प्रोविज़न हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।